कल यानी 17 अप्रैल को बिहार विधानसभा चुनाव के लिए महागठबंधन के घटक दलों में सीट शेयरिंग का फार्मूला तलाशने के लिए बेहद जरूरी मीटिंग होगी। पटना में आयोजित इस बैठक में कांग्रेस प्रभारी कृष्णा लावरू, प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार राम और विधायक दल के नेता शकील अहमद खान शामिल होंगे। आरजेडी की तरफ से तेजस्वी यादव और मनोज झा के शामिल होने की खबर है। इस मीटिंग में सीपीआई-एमएल के नेता भी शामिल होंगे। इस बैठक में चर्चा होगी कि बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से कितनी सीटों पर कौन सा दल चुनाव लड़ेगा। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक इस विधानसभा चुनाव में आरजेडी कम से कम 150 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। आरजेडी 2020 के चुनाव में 144 सीटों पर लड़ी थी। कांग्रेस न केवल 70 या उससे ज्यादा सीट चाहती है, बल्कि उसकी शर्त है कि उससे जनाधार वाली मनपसंद सीटें दी जाए। 2020 में कांग्रेस पार्टी 70 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और केवल 17 सीटें ही जीत पाई थी। आरजेडी को लगता है कि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की नाकामी की वजह से आरजेडी का स्ट्राइक रेट या महागठबंधन का स्ट्राइक रेट खराब रहा, तो वहीं कांग्रेस पार्टी को लगता है कि उसे केवल गिनाने को सिर्फ 70 सीटें दी गई थी, जबकि हकीकत यह थी कि उनमें से ज्यादातर सीटों पर जेडीयू या भाजपा के प्रत्याशी मजबूत स्थिति में थे। सीपीआई-एमएल को 29 सीटें मिली थी और उसने 19 सीटों पर जीत दर्ज की थी। इस लिहाज से उसका स्ट्राइक रेट कांग्रेस से बेहतर था। कल सीट शेयरिंग का फार्मूला तलाशने को मीटिंग होगी, लेकिन इस साल की शुरुआत में ही बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने कह दिया है कि कांग्रेस को 70 सीट से कम कुछ भी मंजूर नहीं। तो जब कल इस मामले को लेकर बैठक होनी है, तो क्यों ना आज हम इस पूरे मुद्दे को डिकोड करें कायदे से हम यह समझें कि क्या आरजेडी और कांग्रेस में सब कुछ ठीक चल रहा है। क्या 150 सीटों पर आरजेडी के चुनाव लड़ने की मंशा पर कांग्रेस पानी फेरने वाली है, या क्या कल की ही बैठक में यह तय हो जाएगा कि बिहार में अब बड़ा भाई छोटा भाई का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया और वहां अब समानांतर भाई सहोदर भाई की भूमिका में राजद और कांग्रेस होगी। इन्हीं तमाम सवालों का आज हम ढूंढेंगे जवाब। नमस्कार, हमारा नाम है आकाश आनंद और आप देखना शुरू कर चुके हैं बिहार की सियासत का सबसे सटीक, सबसे विस्तृत विश्लेषणात्मक कार्यक्रम, जिसका नाम है सियासी कहानियां। इस वीडियो की शुरुआत सबसे पहले हम बिहार कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह के एक बयान से करेंगे। एक बयान जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि कांग्रेस को 70 सीटों से कम कुछ भी मंजूर नहीं। उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया कि कांग्रेस को उन 70 सीटों पर अपना प्रत्याशी चाहिए जहां उसका जनाधार है। दरअसल पिछली बार जब आरजेडी की अगुवाई वाला महागठबंधन सत्ता से दूर रह गया, तो इसकी वजह कांग्रेस के कमजोर प्रदर्शन को माना गया। कांग्रेस को भले लगता हो कि कमजोर प्रदर्शन की वजह से मनपसंद सीट नहीं मिल पाना है, लेकिन आरजेडी को शुरू से ही लगता रहा कि कांग्रेस इस गठबंधन में कमजोर खड़ी है। इसलिए सियासी जानकारों ने यह पूर्वानुमान जताया कि आरजेडी खुद 150 सीटों पर चुनाव लड़कर कांग्रेस को महज 50 सीटें देगी। इसके बनिस्बत सीपीआई-एमएल की सीटें बढ़ाई जा सकती है, जिन्होंने पिछले चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया था। इस बीच चुनौतियां और भी हैं। दरअसल मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी अब महागठबंधन का हिस्सा है। मुकेश सहनी ने महत्वाकांक्षी रुख अख्तियार करते हुए 60 सीटों पर दावा कर दिया है। इस बीच पशुपति पारस भी महागठबंधन का हिस्सा बनने जा रहे हैं, या यूं कहें कि बन सकते हैं। अभी संभावनाएं तो यही हैं। बीते मंगलवार को दिल्ली में तेजस्वी यादव ने मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मुलाकात की थी। तेजस्वी यादव ने मीडिया से कहा कि मुलाकात और बातचीत सकारात्मक रही। इससे तो यही लगा कि गठबंधन और सीट शेयरिंग पर बात बन जाने की संभावना है, लेकिन कई मुश्किलें भी हैं, कई पेचीदगियां हैं। दरअसल पिछले कुछ महीनों में आरजेडी और कांग्रेस के रिश्ते उतने सहज नहीं रहे। कई मौकों पर ऐसी संभावनाओं को बल मिला कि आरजेडी और कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़ सकते हैं। पिछले 4 महीनों में कांग्रेस पार्टी ने अपनी हरकतों और बयानों से आरजेडी को हर बार असहज भी किया है। आपको बता दूं कि लालू यादव पप्पू यादव और कन्हैया कुमार को पसंद नहीं करते हैं। कांग्रेस ने उन्हीं पप्पू यादव को गले से लगाया है और कन्हैया कुमार को तो बिहार में मोर्चे पर ही उतार दिया है। पप्पू यादव जहां कांग्रेस के राष्ट्रीय सम्मेलन में खास अतिथि थे, तो वहीं कन्हैया कुमार बिहार में पलायन रोको नौकरी दो यात्रा पर हैं।
पप्पू यादव सीमांचल के मुस्लिम बहुल विधानसभा सीटों पर असर रखते हैं, जो आरजेडी के एम-वाई कॉम्बिनेशन को प्रभावित करती है। तो वहीं कन्हैया कुमार पहले तो युवा होने के नाते तेजस्वी यादव के प्रतिद्वंदी लगते हैं और दूसरा वह सवर्ण भूमिहार बिरादरी से आते हैं। कन्हैया कुमार जब से बिहार आए हैं, उन्होंने तेजस्वी यादव पर तमाम सवालों को टाला है। वहीं तेजस्वी भी कन्हैया कुमार के बारे में बात करने से बचते रहे हैं। सीट शेयरिंग के मुद्दे पर पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष पहले ही आरजेडी को अल्टीमेटम दे चुके हैं। मुख्यमंत्री के चेहरे पर भी कांग्रेस नेताओं के बयानों ने आरजेडी को असहज किया। आम धारणा है कि बिहार में कांग्रेस पार्टी आरजेडी का छोटा भाई है, लेकिन इसे खारिज करते हुए हाल ही में प्रदेश प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने कहा था कि हम बिहार में किसी की बी टीम बनने नहीं आए। यह आम सोच थी कि स्वाभाविक रूप से तेजस्वी यादव महागठबंधन की ओर से सीएम पद का चेहरा है, लेकिन कृष्णा अल्लावरू ने कहा कि अभी घटक दलों में इस मुद्दे पर वार्ता नहीं हुई। इधर पिछले दिनों कन्हैया कुमार के पलायन रोको नौकरी दो यात्रा में शामिल होने पटना आए पार्टी महासचिव सचिन पायलट ने कहा था कि सीएम फेस पर फैसला चुनाव के बाद लिया जाएगा। जबकि दूसरी ओर आरजेडी के नेता सार्वजनिक ऐलान कर चुके हैं कि महागठबंधन की जीत पर तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री होंगे। खुद तेजस्वी यादव पटना में खुद को सीएम पद का दावेदार बता चुके हैं। सियासी जानकारों का मानना है कि बिहार में कांग्रेस की आक्रामकता और गठबंधन धर्म से इतर असहज करने वाली बयानबाजी का कारण सीट शेयरिंग फॉर्मूला हो सकता है। दरअसल कांग्रेस सीट शेयरिंग से पहले आरजेडी पर दबाव बनाए रखना चाहती है। कांग्रेस शायद यह समझती है कि आरजेडी के पास उसके साथ गठबंधन करने के अलावा और कोई विकल्प और कोई चारा नहीं है। आरजेडी भी संभवतः दिल्ली और हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों से सबक लेकर गठबंधन के मसले पर फूंक फूंक कर कदम रखना चाहती है। सियासी जानकारों को लगता है कि कांग्रेस पार्टी सीएम पद को लेकर आक्रामक बयानबाजी करके सीट शेयरिंग में मन मुताबिक नेगोशिएशन करना चाहती है। इसकी वजह यही है कि आरजेडी की तरफ से कांग्रेस को 50 से ज्यादा सीट नहीं देने की मंशा है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी 70 से कम सीट नहीं चाहती। आरजेडी का प्लान है कि वह ज्यादा से ज्यादा सीटों पर अकेले चुनाव लड़े, जीते और फिर अपनी शर्तों पर सरकार और मंत्रिमंडल का गठन करे। वहीं कांग्रेस पार्टी भी गठबंधन में बराबरी का दर्जा चाहती है। चुनाव बाद मंत्रिमंडल में भी समान भागीदारी चाहती है, इसलिए ये टकराव की स्थिति बनी। गौरतलब है कि कांग्रेस पार्टी की जिद केवल 70 या उससे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि कांग्रेस चाहती है कि जहां वह मजबूत स्थिति में है वहां उसे सिर्फ टिकट दिया जाए जहां उसका जनाधार है। पिछले कुछ महीनों में कांग्रेस ने प्रदेश संगठन में जो भी बड़े बदलाव किए हैं वो जनाधार बढ़ाने की कवायद का ही हिस्सा है। दरअसल पहले तो कांग्रेस पार्टी ने लालू प्रसाद यादव के करीबी रहे अखिलेश प्रसाद सिंह को प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटाया और राजेश राम को कमान सौंप दी, जो कि दलित समाज से आते हैं। राजेश राम के जरिए दलितों को साधने की रणनीति है। तेज तर्रार संगठनकर्ता कृष्णा अल्लावरू को प्रदेश प्रभारी नियुक्त किया गया है। सनद रहे कि अब तक वो बिहार में लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करने नहीं पहुंचे, जबकि अब तक का इतिहास रहा है कि कांग्रेस के जितने भी प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं उन्हें मत्था टेकने लालू यादव के आवास पर पहुंचना ही पड़ा है। लेकिन इस बार के अध्यक्ष मानने को तैयार नहीं और इस बार के प्रभारी भी मानने को तैयार नहीं। युवा कन्हैया कुमार के जरिए कांग्रेस बेरोजगारी के मुद्दे को भुनाने की तमाम कोशिशें कर रही है और साथ ही साथ सवर्णों को अपने पाले में करने का प्रयास। शकील अहमद खान को विधायक दल का नेता बनाकर पहले से ही मुस्लिम आबादी के बीच पैठ बनाने की कोशिश है। ऐसा करके कांग्रेस पार्टी ने यह संकेत देने की भी कोशिश की है कि यदि उसे उसके मन मुताबिक सीटें नहीं मिली तो वह अकेले चुनाव लड़ने का फैसला भी कर सकती है। संभवतः आरजेडी यह नहीं चाहेगी। आरजेडी बड़ा भाई भी रहना चाहती है और कांग्रेस का साथ भी चाहती है। गौर करेंगे तो पाएंगे आप कि कांग्रेस की तरफ से बहुत आक्रामक कैंपेन, बयानबाजी और गतिविधियों के बावजूद आरजेडी ने बहुत प्रतिक्रिया नहीं दी। केवल सीएम फेस को लेकर ही कहा है कि तेजस्वी यादव निर्विवाद रूप से महागठबंधन की ओर से सीएम का चेहरा है। इसके अलावा और कोई ऐसी बात नहीं कही गई जिससे गठबंधन में दरार जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाए। मौजूदा परिस्थिति में इसे एक और उदाहरण से समझा जा सकता है। दरअसल प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने अब तक किसी आरजेडी नेता से मुलाकात नहीं की। राहुल गांधी 3 बार बिहार आ चुके हैं और केवल 1 बार लालू प्रसाद यादव के आवास में गए हैं। कन्हैया कुमार ने भी तेजस्वी यादव या लालू यादव से मुलाकात नहीं की है। वहीं दूसरी ओर तेजस्वी यादव 2 दिन का समय लेकर दिल्ली गए
और मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर उनसे और राहुल गांधी से मुलाकात की। ये दिखाता है कि आरजेडी अभी धैर्य की मुद्रा में है। कांग्रेस ने इस बात पर बहुत जोर दिया है कि पिछली बार जो 70 सीटें उसे चुनाव लड़ने के लिए दी गई थी, उनमें से 45 सीटें जेडीयू या भाजपा का गढ़ था। कांग्रेस ने तर्कों के साथ राजद को यह स्पष्ट किया है कि यदि उसे उसके जनाधार वाली सीटें 2020 के विधानसभा चुनाव में दी गई हो तो जीत का आंकड़ा कुछ और होता। सवाल है कि क्या आरजेडी वाकई दबाव में है? क्या वह कांग्रेस की शर्तें मान लेगी या फिर शर्तें मनवा देगी? गौरतलब है कि कांग्रेस पार्टी ने शुरुआत से ही ऐसे संकेत दिए हैं कि वह जरूरत पड़ने पर अकेले भी चुनाव लड़ सकती है। राहुल गांधी इस साल की शुरुआत में बिहार आए थे। उन्होंने यहां उसी जातीय सर्वेक्षण को फर्जी बता दिया था जिसका नाम लेकर तेजस्वी यादव सत्ता में आने पर विकास का दावा कर रहे थे। तब से लेकर अब तक कांग्रेस पार्टी ने गठबंधन लाइन से अलग बयानबाजी ही की। बिहार में 17 अप्रैल के बाद फिर 20 अप्रैल को भी गठबंधन के घटक दल बैठेंगे। इसमें न केवल सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर चर्चा होगी बल्कि चुनाव में जीत की रणनीति भी बनेगी। कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा यह इस बात पर भी निर्भर करेगा कि किसका स्ट्राइक रेट कितना है। क्या दलों को मिल रही सीटें महागठबंधन को सत्ता के करीब ले जाएगी? इस आधार पर कांग्रेस पार्टी कमजोर पड़ती है क्योंकि उसने पिछले चुनाव में 70 सीटों पर लड़कर केवल 17 सीटें जीती थी। इसके मुकाबले सीपीआई एमएल का प्रदर्शन ज्यादा बेहतर रहा था। अब तक आरजेडी ने सीट शेयरिंग पर स्ट्राइक रेट को ही मुद्दा बनाया है, लेकिन सवाल है कि क्या वो कांग्रेस को महज 50 सीटें ही देने पर अड़ सकती है? क्या आरजेडी अकेले चुनाव लड़ने पर तैयार हो सकती है? कहीं आरजेडी और कांग्रेस के अलग चुनाव लड़ने का फायदा भाजपा को तो नहीं होगा? हरियाणा में पिछले महीने आयोजित एक बैठक में भाजपा में चर्चा हुई थी कि यदि कांग्रेस पार्टी अलग चुनाव लड़ी तो उसे फायदा होगा। आरजेडी और कांग्रेस में वोट बटेंगे। आरजेडी इस सच्चाई को भलीभांति जानती है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने गठबंधन नहीं किया, कांग्रेस ने कई सीटों पर उसे नुकसान पहुंचाया और वहां आखिरकार भाजपा को सत्ता मिल गई। यही बिहार में भी दोहराया जा सकता है। क्या तेजस्वी यादव ये रिस्क लेंगे? आप देखिए, थोड़ा कांग्रेस के हर एक एक्शन पर थोड़ा एक नजर रखिए और देखिए कि कांग्रेस आखिर क्या प्लान कर रही है। क्या कांग्रेस वाकई कोई प्लान बी पर अपना काम कर रही है? आप इस लिहाज से देखिए कि जो उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं किनके, कांग्रेस के, वो एक दलित है। जो विधायक दल के नेता हैं वो मुस्लिम समुदाय से आते हैं। पप्पू यादव जिनको राहुल गांधी इन दिनों गले लगा रहे हैं वो यादव समाज से आते हैं। और कन्हैया कुमार जो राहुल गांधी के बहुत खास बताए जा रहे हैं और जिनके यात्रा में खुद राहुल गांधी भी शरीक हुए, वे भूमिहार समाज से आते हैं। यानी कि एक तरह से पूरा रिप्रेजेंटेशन जाति का साफ साफ अलग अलग पदों पर कांग्रेस में दिख रहा है। और कहीं यह कवायद तो नहीं है इस बात के लिए, कहीं यह प्रयास तो नहीं है इस बात के लिए कि राजद को उनकी असली हकीकत बताई जाए, बतलाया जाए कि कांग्रेस अब छोटे भाई की भूमिका में बिहार में नहीं है। आप देखिए, झारखंड में हाल ही में विधानसभा के चुनाव हुए। यहां किसी भी तरह के फेस को लेकर किसी भी तरह का झगड़ा झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के बीच नहीं था। सीएम फेस पहले से तय थे चुनाव के पहले ही। और यहां यानी कि बिहार में यह बात बार बार कहा गया, खुद कांग्रेस के द्वारा भी, खुद सचिन पायलट ने भी बार बार यह बात दोहराई कि बिहार में विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद ही सीएम फेस तय होगा। ऐसे में राजद जब बार बार तेजस्वी यादव को सीएम फेस कहकर बता रहा हो, निर्विवाद रूप से उन्हें सीएम चेहरा घोषित किया जा रहा हो, और दूसरी तरफ कांग्रेस के तमाम बड़े नेता ये बार बार दोहरा रहे हों कि हमारे यहाँ चुनाव के नतीजों के बाद ही सीएम फेस घोषित होगा, ऐसे में 17 और 20 तारीख को होने जा रही बैठक में आखिर क्या फैसला होगा? सीएम फेस को लेकर भी, सीट के बंटवारे को लेकर भी, रणनीतियों को लेकर भी, और इसके बाद आने वाली तमाम कहानियों को लेकर। वो कहानी जो फिलहाल बन रही है, वो कहानी जो फिलहाल पर्दे के पीछे चल रही है। आपको क्या लगता है, सीट शेयरिंग में मामला क्या वाकई इतना पेचीदा है या फिर इतना आसान कि चुनाव से पहले दोनों एक साथ रहकर ही एक साथ एनडीए के खिलाफ मैदान में खड़े? आप देख रहे थे फोर्थ पिलर बिहार। हमारा नाम है आकाश, कैमरे के पीछे नीरज, और इस खबर को लिखा है हमारे प्रिय साथी और कंटेंट हेड सूरज ठाकुर।